हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खाने के बाद के 2 से 4 घंटे के बीच, मतलब पोस्ट प्रांडियल स्टेट में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो सब एक साथ में रैपिड रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने एक वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग से, वही हम अभी रिवीजन देंगे। तो पहली बात है इंसुलिन का सिक्रेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं, मैकेनिज्म। अच्छा, इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है, हार्मोन जो कि हार्मोन ऑफ फेड स्टेट बोला जाता है इसे, हार्मोन ऑफ फेड स्टेट। मतलब जो पोस्ट प्रांडियल स्टेट है, पोस्ट प्रांडियल स्टेट इससे कहा जाता है पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज, पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज और वेल फेड स्टेट। ओके, पोस्ट प्रांडियल स्टेट को ये तीनों, मतलब पोस्ट प्रांडियल स्टेट को और दो नाम से जाना जाता है। जो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव फेज मतलब एब्जॉर्प्शन के ठीक बाद का स्टेज होता है, मतलब जस्ट बाद का स्टेट होता है ये पोस्ट प्रांडियल स्टेट, इसलिए पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट बोला जाता है, और या फिर वेल फेड स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे इंसुलिन होता है मेन हार्मोन। क्यों होता है मेन हार्मोन? क्योंकि इसका सिक्रेशन का मेकेनिज़्म ही कुछ ऐसा है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसका स्टिमुलस क्या है? इंसुलिन सिक्रेशन का स्टिमुलस है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब राइज करता है 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा, तब ब्लड में इंसुलिन सिक्रेट होता है, मतलब उसके सोर्स से। अभी इंसुलिन का सोर्स क्या है? सोर्स है कौन सा? आइलेट बीटा सेल्स जो किसका है? बीटा सेल्स आइलेट ऑफ लैंगरहैंस का, जो पैनक्रियास में होता है। पैनक्रियास के टेल पार्ट में कुछ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, उसमें से बीटा सेल्स जो होता है स्पेसिफिकली, उस सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। अब ये इंसुलिन सिक्रेशन का मैकेनिज्म देखना है। अभी मान लेते हैं बीटा सेल्स, एक सिंगल बीटा सेल है, ये बीटा सेल का पिक्चर है ये, और यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है सेल मेम्ब्रेन पे, बीटा सेल के मेम्ब्रेन पे, जो होता है GLUT2 रिसेप्टर। तो ग्लूट के 6 से 7 टाइप होते हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक सब टाइप 2 GLUT2 मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 सेल मेम्ब्रेन पे रहता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? GLUT2 का स्पेसिफिक पॉइंट क्या है? ये एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट रिसेप्टर है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट रिसेप्टर मतलब, और ट्रांसपोर्टर। अच्छा, ये जो GLUT2 है, ये मतलब ग्लूट जितने भी सारे हैं वो सब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू ग्लूकोज को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करता है। तो खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज आता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? मतलब जब खाने के बाद एक्चुअल स्टेट क्या होता है? जो हम खाते हैं कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट एज ए मैक्रोमोलिक्यूल हम कंज्यूम करते हैं। उसके बाद इसका डाइजेशन होता है ना, डाइजेशन के बाद क्या होता है? डाइजेशन के बाद कार्ब्स का होता है सिंपलेस्ट फॉर्म मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड में सबसे कॉमन हम देखते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज, प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड फॉर्म, और फैट का फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, है ना। तो ये सब इसका डाइजेशन होने के बाद ये ब्लड में, ये इसके बाद कहाँ? ब्लड में एब्जॉर्ब होगा ना, इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड वेसल में आएगा। तो ब्लड वेसल में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, अमाइनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा, और फ्री फैटी एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। तो ये तीनों के तीनों लेवल ब्लड में इंक्रीज करता है। तो इस स्टेट में अभी सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर ध्यान देते हैं। इंसुलिन का सिक्रेशन का मैकेनिज्म, क्योंकि इसका स्टिमुलस ग्लूकोज है, तो अभी ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है। अभी ये जो ट्रांसपोर्टर है
ग्लूकोज को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट करेगा। बाहर ज़्यादा है, अंदर नहीं है, तो बाहर से अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। ग्लूकोज का अभी एक मेटाबॉलिज्म होगा। यहाँ पे सेल में रहता है ग्लूकोकाइनेज नाम के एक एंजाइम, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अभी इसका ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होने के बाद वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होगा, और अभी ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद इसका एटीपी जनरेट होता है। यहाँ से एटीपी जनरेट होता है। एटीपी, ये एटीपी सेल में प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट एक चैनल को इंड्यूस करता है। क्या मतलब इफेक्ट करता है उसके फंक्शन को। एक चैनल रहता है, चैनल प्रोटीन जो होता है एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। पोटाशियम चैनल, इसका काम क्या है? पोटाशियम को अंदर से बाहर मतलब अंदर से बाहर निकालना और अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करना। और ये पोटाशियम क्यों ये अंदर से बाहर लेता है? क्योंकि एवरी सेल इज़ अ बैग ऑफ पोटाशियम। ओके, मतलब सेल के अंदर पोटाशियम कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, सेल के अंदर पोटाशियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, इसीलिए सेल अंदर से बाहर सेल के अंदर से बाहर पोटाशियम का मूवमेंट होगा। अब ये जो एटीपी है, एटीपी यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ, ये इस चैनल को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, इसीलिए इसका नाम है एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल। एटीपी के प्रेजेंस से ये चैनल बंद हो जाता है। अगर ये चैनल बंद हो जाएगा, सेल के अंदर पोटाशियम एक्यूमुलेट होगा जो नॉर्मली बाहर जा रहा था। अभी ये पोटाशियम एक पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, सेल के जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको अफेक्ट करेगा। सेल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज करते करते -70 मिलीवोल्ट में जब पहुंचाएगा, तब सेल में डीपोलराइजेशन होगा। ये देखो, एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल, मतलब एटीपी अगर प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? एटीपी एडीपी रेशियो इंक्रीज होना, एटीपी एडीपी रेशियो इंक्रीज होना। एटीपी अगर प्रोड्यूस होगा तो, और एटीपी इंक्रीज होगा तो एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल क्लोज होगा। इसके वजह से डीपोलराइजेशन होगा सेल के अंदर, क्योंकि -70 मिलीवोल्ट पे पहुंचने के बाद डीपोलराइजेशन होना ही होना है। इसलिए -70 मिलीवोल्ट ये जो वैल्यू है, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और इसे बोला जाता है -90 मिलीवोल्ट को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसके बाद डीपोलराइजेशन होना ही होना है। उसके बाद क्या, डीपोलराइजेशन के बाद वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम डीपोलराइजेशन पढ़ेंगे, मतलब सेल का डीपोलराइजेशन नहीं, एक्शन पोटेंशियल जब पढ़ेंगे, उसका एक फेज़ होता है, थर्ड फेज़, जहाँ पे रिपोलराइजेशन के टाइम पे एक प्लेटू फेज़ आता है। वो प्लेटू फेज़ में कैल्शियम चैनल ओपन होता है। अभी ये जो कैल्शियम चैनल अगर ओपन होगा तो कैल्शियम बाहर ज़्यादा इसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कैल्शियम मतलब मूव करेगा। सेल के अंदर कैल्शियम मूव करने से वही ये जो कैल्शियम है ना, सेल के अंदर प्रेजेंट कुछ वेसिकल को सेल मेम्ब्रेन में अटैच करेगा। ये वेसिकल क्या है? मतलब एक बैग्स ऑफ इंसुलिन। ये वेसिकल के अंदर बहुत इंसुलिन फील्ड है, यहाँ पे सारे के सारे सब इंसुलिन है। अभी इंसुलिन सेल मेम्ब्रेन पे अगर अटैच होगा तो इंसुलिन को बाहर सेल के बाहर मतलब ये सिक्रेट करेगा, तो वही होगा। ये देखो, एक कैल्शियम स्टिमुलेट्स द सिक्रेटरी वेसिकल्स कैरिंग इंसुलिन सिक्रेशन। ओके, उसके बाद इंसुलिन सिक्रेशन होगा। वो अगर मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएगा तो वो सिक्रेटरी वेसिकल, तो इंसुलिन सिक्रेशन होगा। अब ये जो इंसुलिन है, ये जो इसमें जो बैग के अंदर जो इंसुलिन है, यहाँ पे सिर्फ इंसुलिन नहीं रहता है, यहाँ पे इंसुलिन तो होता ही है, प्लस सी पेप्टाइड होता है। ओके, इंसुलिन सिर्फ अकेला नहीं रहता है, इसके साथ सी पेप्टाइड होता है। एक मिनट, इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी रहता है। तो इंसुलिन और सी पेप्टाइड 1:1 रेशियो पे सिक्रेट होता है। तो मतलब इसीलिए सी पेप्टाइड के थ्रू हम इंसुलिन का सिक्रेशन, मतलब इंसुलिन का सिक्रेशन का लेवल हम जान सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? मतलब ये सी पेप्टाइड इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर वो डायबिटीज़ जो पेशेंट है, डायबिटिक, या फिर मतलब और एक बीमारी है जो जिसे बोलते हैं इंसुलिनोमा, यहाँ पे इंसुलिन लेवल इंक्रीज होता है, मतलब एंडोजिनस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन बहुत ज़्यादा रहता है, और डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन कम रहता है ना।
अभी एक डायबिटिक पेशेंट जो है वो उसका क्या है, बाहर से इंसुलिन लेता है डायबिटिक पेशेंट, लेकिन अगर बाहर से अगर कोई इंसुलिन लेगा ना तो उसका इंसुलिन लेवल तो ब्लड में ज़्यादा रहेगा, लेकिन सी पेप्टाइड लेवल कम रहेगा। क्यों? क्योंकि सी पेप्टाइड सिर्फ एंडोजेनसली इंसुलिन सिक्रेशन जितना होता है उसके रेशियो में ही सिक्रेशन होता है, 1:1 रेशियो में। बाहर से इंसुलिन अगर जो लेता है वो सिर्फ इंसुलिन ही लेता है, उसके साथ सी पेप्टाइड नहीं लेता है, क्योंकि सी पेप्टाइड का ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए सी पेप्टाइड के थ्रू हम एक्चुअल एंडोजेनस इंसुलिन का सिक्रेशन का लेवल हम जान सकते हैं। और इंसुलिन में देखो इंसुलिन एंडोजेनसली सिक्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे सी पेप्टाइड लेवल भी बहुत ज़्यादा होगा। तो सी पेप्टाइड अगर इसमें इंक्रीज रहेगा इंसुलिन में, और डायबिटिक में सी पेप्टाइड लेवल डिक्रीज ही रहता है। जितना भी चाहे तुम बाहर से इंसुलिन दे दो, सी पेप्टाइड लेवल कम ही रहेगा। तो इसीलिए सी पेप्टाइड को बोला जाता है, सी पेप्टाइड इज को सिक्रेटेड अलोंग विथ इंसुलिन, इसलिए इसे बोला जाता है मार्कर ऑफ एंडोजेनसली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन। ओके, तो ये था हमारा इंसुलिन का सिक्रेशन का मैकेनिज्म। ये पहला वीडियो में हम डिस्कस किए थे। अभी जो सेकेंड वीडियो था वहाँ पे हम डिस्कस किए थे इंक्रेटिन इफेक्ट। इंक्रेटिन इफेक्ट क्या है? इंक्रेटिन इफेक्ट ये है, जब ग्लूकोज हम ओरली लेते हैं तब इंसुलिन का सिक्रेशन इज़ मोर। अच्छा, यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रेशन देखो, बाहर से देखो इंसुलिन का एक बात बोला जाता है कि मोर द ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर द इंसुलिन सिक्रेशन। ये क्यों है? देखो, जितना ज़्यादा बाहर ग्लूकोज रहेगा उतना ही ज़्यादा ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ग्लूटो ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल के अंदर ब्लड ग्लूकोज आएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बैलेंस करना चाहेगा ना ये दोनों साइड में, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग टू काम करता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। ओके, तो इसीलिए बोला जाता है जितना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा इंसुलिन भी सिक्रेट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब ओरली हम जब ग्लूकोज लेते हैं ओरली, तब इंसुलिन का सिक्रेशन इज मोर एज कम्पेयर टू आईवी इंजेक्टेड ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है? मान लो 10 यूनिट, मतलब मान लो 10 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हम आईवी दे रहे हैं, आईवी उसमें मानते हैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है, लेकिन यही 10 मॉलिक्यूल ग्लूकोज अगर ओरली लेंगे तो मोर देन 10 मॉलिक्यूल ऑफ इंसुलिन सिक्रेट होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन मोर ज़्यादा होगा। ये क्यों होता है? ये होता है इंक्रेटिन इफेक्ट की वजह से। इसी घटना को इंक्रेटिन इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, अभी इंक्रेटिन क्या है? इंक्रेटिन इफेक्ट जानने से पहले, वो इंक्रेटिन्स होता है कुछ हार्मोन्स। देखो, इंक्रेटिन्स मतलब इसमें नाम है इन, मतलब इंसुलिन, इन से इंसुलिन, और क्रेटिन से सिक्रेशन, मतलब इंसुलिन सिक्रेटिंग एजेंट। इंक्रेटिन्स क्या है? इंसुलिन सिक्रेटिंग एजेंट, मतलब एक टाइप का हार्मोन होता है जो सिक्रेट होता है जीआईटी से, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से सिक्रेट हुआ कुछ हार्मोन जो पैनक्रियास में काम करके इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाता है, उसे बोला जाता है इंक्रेटिन्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और ग्लूकोज डिपेंडेंट, जैसे जीआईपी को गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी बोला जाता है और ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड भी बोला जाता है। तो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड और ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, GLP-1। GLP-1 सबसे इंपॉर्टेंट इंक्रेटिन है, हमें जानना है इसे। और यही स्पेसिफिक सोर्स क्या है इंक्रेटिन्स का? न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स ऑफ जीआईटी, स्पेसिफिकली एल सेल से सिक्रेट होता है। जब ग्लूकोज जब आईवी रूट में दिया जाता है तो वो तो डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज में, मतलब वेनस ब्लड में ही जा रहा है डायरेक्टली, सिर्फ मतलब वो जीआईटी से लीवर के थ्रू नहीं जा रहा है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट में ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है डायरेक्टली जब हम आईवी देते हैं। तो इसलिए इंसुलिन सिक्रेशन होता है इंक्रीज एज, जैसे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है 10 यूनिट ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होने के लिए जितना इंसुलिन सिक्रेशन होगा उतना इंसुलिन सिक्रेशन होता है। बट जब हम यही सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को ओरली देते हैं तब क्या होता है? ग्लूकोज जब गैस्ट्रिक जीआईटी के इंटेस्टिन में आता है तब वो इंटेस्टिनल कुछ सेल्स होते हैं जीआईटी के सेल्स को स्टिमुलेट करता है इंक्रेटिन रिलीज करने के लिए बिफोर इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज, मतलब ब्लड से पहुंचने के पहले, ब्लड में पहुंचने के पहले ही वही 10 यूनिट ऑफ ग्लूकोज जीआईटी के कुछ सेल्स को, स्पेसिफिकली कौन सा सेल? एल सेल्स को स्टिमुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल
स्टिमुलेट करता है इंक्रेटिन्स रिलीज करने के लिए। अब ये इंक्रेटिन्स जो है ये जा करके पैनक्रियास में, देखो ये इंक्रेटिन स्टिमुलेट पैनक्रियास टू स्टिमुलेट, मतलब ये इंसुलिन सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। अभी देखो जब हम ओरली ले रहे हैं ग्लूकोज, जब हम ओरली ले रहे हैं तब वही मतलब सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंक्रेटिन्स के थ्रू और वही ग्लूकोज के थ्रू इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है। और पहले सिर्फ ब्लड ग्लूकोज के लिए 10 यूनिट ग्लूकोज के लिए इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा था। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक के वजह से इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंक्रेटिन्स जो हैं वो एडेड है, वो एडेड एक फैक्टर है, वो बोनस फैक्टर है जिसके वजह से ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे 2 फैक्टर की वजह से इंसुलिन सिक्रेशन हो रहा है। वही सेम 10 यूनिट ऑफ ग्लूकोज तो है ही है, उसके साथ इंक्रेटिन्स हैं, तो इसीलिए इंसुलिन सिक्रेशन ज़्यादा होता है और इसी इफेक्ट को बोला जाता है इंक्रेटिन इफेक्ट। ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है इंक्रेटिन इफेक्ट? देखो जब डायबिटीज़ मेलाइटस के जो पेशेंट हैं उसमें इंसुलिन लेवल कम होता है, तो उसको हम यही इंक्रेटिन्स एनालॉग दे सकते हैं और इंसुलिन लेवल इंक्रीज करने के लिए। तो यही जो हमारा जो GLP-1 है, जो मेन इंक्रेटिन, इसका एनालॉग हम दे सकते हैं, जिसे इसका लीराग्लूटाइड होता है, GLP-1 का एगोनिस्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स जो इसी इंक्रेटिन्स के एगोनिस्ट के फॉर्म में हम देखते हैं, या फिर इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ स्ट्रक्चर हम देते हैं, जिसे हम जो ड्रग फॉर्म में यूज़ किया जाता है इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट पे इंसुलिन सिक्रेशन इंक्रीज करने के लिए। तो यही था इंक्रेटिन इफेक्ट।